नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 अप्रैल की शिफ्ट 2 का पेपर। केवल एक पेपर बचेगा इसके बाद, और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति ने वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो उसे कितना परसेंट की हानि या लाभ हुई। देखो, दोनों चीजें सेम हो ना, तो तुरंत 50 गुणे 50/100 कर दिया करो। आंसर आ गया 25% की हानि। फार्मूला तो पता ही होगा, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखो, पहला क्या हो रहा था, वृद्धि यानी कि प्लस का, फिर घटी हो रही थी माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 50 गुणे 50/100 हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, बचता क्या है, केवल इन्हीं का गुणा बचता। वही डायरेक्ट फार्मूला बना लो। अगला सवाल, एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखो, ये हो गई सीढ़ी और ये होगी दीवार। ये 30 अंश का कोण है, तो ये 60 का हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो 90 बनाता ही है। तो 18 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि इसकी दूरी पूछी गई, ये होगी 9। सिंपल सा, तुम्हें पता है ये √3 होता है, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है। 2 की वैल्यू है 18, 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, हमें ये भी पता है कि आधार बटे कड़ किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है आधार। आधार हमें निकालना था, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स बटे कितना हो गया 18 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, बट बराबर एक्स बटे 18। 2 में 18 हो गया, यानी एक्स बराबर 9 हो गया। जैसे मानो वैसे कर लो। ठीक है, अगला सवाल, राज्य बी और डी में कुल मिलाकर कितने युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार निकालना पड़ेगा, बी है और डी में। देखो, ये युवा हैं, ये रोजगार वाले हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 8 से 7 गया, 1 हो गया। डी में देखो, 10 से पूरा 8 घटा दो, 2 हो गया, 2.5 हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 3.5 आंसर आ गया। ठीक है, लाखों की बात हो रही है, हमें क्या करना है। अगला सवाल, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 होते हैं। तो 8 की 3 स्लैब बनेंगी, यानी कि अल्टीमेटली 3 वर्ष का ही करना है, क्योंकि हमारी तीन तीन टाइम स्लैब बन रही। तो 12%, 12 महीने की रेट है 12%, समझना। 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, अब समझ में आ गई बात। 3 साल के लिए 8% रेट है। ठीक है, या तो देखो ट्री मेथड लगा दो, या तो क्यूब याद हो तो 8% क्या ले सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से चीज क्या हो गई, 27 हो गई। तो यहाँ से देखो, हमने पहले भी बताया 30 तक क्यूब याद कर लो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में केवल कैलकुलेशन का खेल होता है। जहाँ कैलकुलेशन में अटके वहीं दिक्कत आने लगती है। कैलकुलेशन में नहीं फंस रहे हो तो कोई बात ही नहीं। देखो, 25 का क्यूब सभी को याद होना चाहिए, 15,625, और 27 का होता है 19,683। ये देखो, रगड़ना तो पड़ेगा। 30 तक क्यूब याद कर लो, उससे ऊपर आता कोई बात नहीं। तो रगड़ोगे नहीं, बनेगा कैसे। तो देखो, यहाँ से इनका डिफरेंस देख लो। 13 से 5 गया 8 बचा, यहाँ 7 हो गया, 7 से 2 गया 5 बचा, यहाँ 6 हो गया, 6 से 6 गया 0 बचा, 9 से 5 गया 4। यानी कि ये ब्याज मिल रहा है, यानी कि 62500 वैल्यू किसकी है, 15,625। और हमें निकालनी 4058 की वैल्यू। तो देखो, 25 छक्का 150 हो गया, बचा कितना 6, 25 दूनी 50, बचा कितना 12, 25 पंजे 125, 25 25 ही हम 625 हो गया। 25 एकम 25 हो गया, ये 25 बार चला जाएगा। 25 चौकू कितना हो गया, 100 हो गया। 4 अट्ठे 32 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। 4 पंजे 20 हो गया, 20 और 3 23 हो गया। 4 चौकू 16 हो गया, आंसर आ गया। अगर बाई चांस चलो फार्मूला नहीं याद है, तो फिर केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ट्री मेथड। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे मान लो 62,500 था, यहाँ 3 बार लगाना पड़ता, और 8% रेट थी, 8% बटे 100 हो गया। 0 से 0 चला गया, 8 पंजे 40 हो गया, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया, 8 चंग 48 और 2 50 हो गया। तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, फिर इसका 8% निकालते, 8 पन्ने 40, 400 हो गया, यहाँ 800 हो जाएगा। फिर इसका 8% निकालते, ये 32 हो गया। इनको जोड़ देते तो 15,000 हो गया, और 8 4 1200 हो गया, ये 32 हो गया। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 16 232 आंसर। तो कुछ लोगों को यही करना आसान लग रहा होगा, हाँ कर सकते हो, लेकिन इससे सवाल जल्दी आ जाएगा। आंसर कितनी भी कोशिश कर लो, उससे जल्दी आ जाएगा। इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ना कि इसमें। ठीक है, तो जो भी अच्छा लगता है उसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल, देखो, a² + b² बराबर 65 है, ab बराबर 8 है, इसकी वैल्यू निकाली। देखो, a - b a + b लिख सकते हैं, ये तो सभी को समझ में आ रही होगी। यहाँ से अगर देखते हैं तो a + b का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² का +b² और प्लस का हो जाएगा 2ab, यानी कि 65 + 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 5 6 5 11 के 1 हाथ से लगा 1 हो गया,
और यहाँ बन गया 7 1 8 हो गया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो वैल्यू पुट भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर 65 हो रहा था, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ होगा कहीं ना कहीं किसी नंबर, तो 64 पे जाते यहाँ पर 1 करते, यानी ए बराबर 8 हो गया, बी बराबर 1 हो गया। देखो 8 हो गया, 1 हो गया, आंसर आ गया 8 टू 64 माइनस 1 कर देते 63 आंसर आ जाता। तो डिपेंड करता है आपका स्ट्राइक हो रही है वहाँ पे चीज़ें कि नहीं हो रही। अगला सवाल करते हैं। 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो 450 कम वाले 30 है और 650 और उससे ज़्यादा वाले कितने हैं 35 हैं। 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35 आंसर आ गया। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया, 5/14 गुणे 6 18, 18 और 2 कितना होता है 20/3 हो गया। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि यहाँ बना जाके 50/7 21। इसको लिखेंगे 7 21 और 4 25/7, 25/7 डिवाइड बाई ये हो गया, यानी कि साइन चेंज करेंगे तो 21 ऊपर चला गया, 50 नीचे आ गया, 7 21 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। यानी कि ये पूरे ब्रैकेट की जो सोल्यूशन आया वो 3/2 आया है। समझ गए बात को। अब इसके साथ देखो क्या क्या हो सकता है। पहले तो देखो इसको कर लो सॉल्व। तो यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 1 21/4 डिवाइड बाई 3 दूनी 6 7/2 गुणे 5/12 और ये माइनस में था 3/16। तो यहाँ से देखो ये साइन चेंज करेंगे 21/4 गुणे 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे हो गया, 5/12 और माइनस का हो गया 3/16। तो यहाँ से करेंगे 7 21 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 5/8 हो गया, माइनस का 3/16 हो गया। एलसीएम लिया 16 हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और माइनस 3 हो गया, यानी 10 से 3 गया 7/16। यानी कि पूरा जो बना जाके इसकी वैल्यू आ गई कितनी 7/16 डिवाइड बाई 3/2 और ऑफ हो गया 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4/3। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 7/16 डिवाइड बाई 3/2, यानी कि ये काट दो, 3 2 दूनी 4 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि जब गुणे का साइन करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/2 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7/16 दूनी 32 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये है 72 से विभाज्य x के सबसे छोटे मान के लिए इसकी वैल्यू बतानी। देखो नंबर कौन सा था 4 8 5 x 3 6 7 8 और 22। 72 से मतलब होता है 9 8 72। 8 के लिए क्या लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 7 8 22 हो गया। तो 8 नेम कितना हो गया 72, 8 से 2 गया 6, यानी कि y की वैल्यू अगर 4 रख दें काम हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब यहाँ से 9 की देख लेते। देखो 5 4 9 तो ये चला गया, उसके बाद बचा क्या 8 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 8 कितना हो गया 24 8 32, 32 4 36, यानी 36 प्लस एक्स, यानी x का सबसे छोटा मान 36 9 से डिवाइड है, x की जगह 0 रख दो बस। तो x के 0 रखेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, आंसर क्या आ गया 8। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या होगा। देखो ये वाली जो लाइन है पहली वाली, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस अगर 100 मान लें और अगर इसे बेचते हैं 30% छूट पर 70 की बेचेंगे, यानी कि जो 70 में बेची गई है वो सीपी पर 4.8% की हानि होती है। 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से पूरा 5 घटाओ तो 95.2% की इसे छूट दे दी गई, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे 0 आ गया, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा, 7 1 के 7 छक्का 42, यानी कि यहाँ से सीपी बराबर आ जाएगा 10,000 बटे हो जाएगा 136। समझ गए बात को। यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाते हैं, कितना बन जाएगा 100 माना था, कॉस्ट प्राइस कितना आया 10,000 बटे 136 आया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रेशियो क्या बना 136 और 100। तो सीपी से कितना ज़्यादा हो रहा है 36 ज़्यादा हो रहा है, यानी 36/100 गुणे 100 कर दो, यानी 36% ज़्यादा था, जो कि किसकी वैल्यू है एक्स की। अगला सवाल, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना धन वापस लिया था। तो देखो 3:5 था, हमने मान लिया कि ए ने x महीने के लिए लगाया, बी ने कितना लगाया पूरे 12 महीने के लिए, यानी कि 3x/5 गुणे 12,
इसकी वैल्यू दी थी 2/5, तो 3 चौकू 12 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना 8 हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक ठोस बेलन बनाया गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें निकालना 2πr/h किसका, बेलन का। पहले तो देखो एक शंकु था यानी 1/3 पाई, शंकु की रेडियस 7 दी थी, r² होता है, h की वैल्यू भी 7 थी, प्लस 2 कितने थे, 2 तुम्हारे गोले थे, गुणे 4/3 पाई होता है, r³ हो जाएगा यानी 7 × 7 × 7 हो गया। ये गुणे का साइन यहाँ पर भी होगा, बराबर क्या बनाया गया, बेलन। बेलन का एरिया पाई r², r की वैल्यू 7 × 7, यहाँ से निकल आएगा क्या, h निकल आएगा। चलो फिर काटना पीटना शुरू करते हैं। पाई से पाई चला जाएगा दोनों तरफ का, 2 7 है वो भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ से हो गया 7/3 प्लस 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56/3 बराबर हो गया h। और ये हो गया 7 6 13 यानी 63/3 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, h बराबर आ गया कितना, 21 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल सिंपल बन गया, 2 × 22/7 हो गया, इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, इंटू r की वैल्यू 7 थी, h की वैल्यू 21 हो गई, 7 से 7 चला गया, 21 दूनी 42 × 22 हो गया, 22 दूनी 44, जैसे ही 4 मिला यूनिट डिजिट देखो 924 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये हमको इक्वेशन दी गई थी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। इसका मतलब माइनस का होता है +1/x, इसकी वैल्यू हमें कुल मिलाकर निकालनी थी। देखो इसमें x² से डिवाइड कर दो, सब में x² से डिवाइड कर दिया, x² से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 पावर चली जाएगी यानी x² + 1/x² बराबर हो गया 79। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x + 1/x की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, यानी दोनों तरफ ले ले रूट, वैल्यू निकल आएगी, x + 1/x की कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगला सवाल, मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 की कमाई की। पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई 495 थी और बाद के 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 505 थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 अधिक रुपए कमाया। 18 मार्च को उसने कितना कमाया। देखो मार्च में कितने महीने का होता है, 31 का, यानी कि 501 कमा रहा था। फिर कह रहा पहले 18 दिन 495, ठीक है, लास्ट के 15 दिन 505। तो ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 33 हो गया, यानी कि जो दो नंबर है 18 और 17 के, यानी कि 18th नंबर और 7th नंबर वो इंक्लूड है। यानी कि इनका अगर सम निकालेंगे तो इनके दोनों के पास 501 तो रहा ही होगा, गुणे 2, यानी कि दोनों का सम आ गया यहाँ पर। लेकिन अभी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा। देखो कितना कम ज़्यादा हुआ, यहाँ से देखो 6 कम हुआ है, तो यहाँ से 18 का गुणा करेंगे, 18 छक्का 108 कम हो गया। जब नंबर इंक्लूड होते हैं तो जैसा आता, जैसे कम आया तो माइनस हो रहा तो माइनस कर दो, इंक्लूड नहीं होते हैं तो अपोजिट चलता है। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है, यानी 15 चौकू 60 ज़्यादा हो गया, यानी कि +60 कर दो, यानी कि ये आ गया सम किसका, 18वें और 17वें नंबर का। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 हो गया, इससे घटाएंगे तो 8 बचा, 10 से 6 गया 4, 12 से 8 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 से 4 गया 5 बचा, यहाँ 9 बचा। ये 954 कौन सा हो गया, 18th और +7th नंबर का सम हो गया 954। अगर इससे 50 घटा दें तो 5 से 5 गया 0 हो गया, 9 हो गया। ये दोनों भाग बराबर बढ़ जाएंगे, 2 का भाग कर दो तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया। ये देखो दोनों के बराबर भाग हो गए, यानी 18th नंबर हो गया, 7th नंबर हो गया कितना, 452 और 452। हमसे 18वां नंबर पूछा गया जो कि 17 से कितना 50 ज़्यादा कमा रहा था, यानी 50 जोड़ दो तो 2 हो गया, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 5, 502 आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया वीडियो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। इनका एलसीएम लेंगे, क्या हो गया 48। सिंपल सवाल था ये तो बिल्कुल। तो देखो 400 से और 500 के बीच चाहिए, तो इसे पहुंचाना पड़ेगा। पहले तो देखो 10 का गुणा करेंगे 480 आ जाएगा, और 400 नीचे देखो करते चले जाएंगे 9 पे, 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो गया, यहाँ से लगा 7 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया 43। अब 8 का गुणा करके देखेंगे 8 8 64 हो गया, यहाँ से लगा 6 8 चौक 32 और 6 38। ये तो छोटा हो गया, यानी कि यही 2 नंबर मिलेंगे, दोनों को जोड़ दो, 8 3 11 के 1 हो गया, यहाँ से लगा 1 5 4 9, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, पाई चार्ट में बोला गया यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है
और ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत सरल सवाल है। देखो 2400 था टोटल, देखो किसमें दिया गया डिग्री में, 360 का कर देंगे भाग। तो सी में पहले देखते हैं टोटल कितने हैं, 54 डिग्री थे। इसमें देखो 20% पुरुष है, लेकिन हमसे देखो क्या पूछा गया, सी की महिला कर्मचारी, यानी पुरुष हो गए 20%, तो 80% क्या बची, महिलाएं बची। तो इसका 80% हो गया महिलाएं। अब देखो ई की बात हो रहा है, इसी तरीके से 2400 बटे 360 करेंगे। ई वाला कहाँ पर है, ये है, यानी कि 72 की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो इसमें तो देखो क्या कह रहा है, ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का, यानी कि महिला कर्मचारियां यही टोटल आ गई है ना, इसका 40% निकाल दें, आंसर आ जाएगा महिलाओं का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इससे कट गया और ये 100 से 100 कट गया, 40 दूनी 80 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 छक्का 54 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 हो गया ना, और ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12। तो पहले कौन सा लिखा था, ई वाला, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा। अगला सवाल, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ए बी किसी भी और वृत्त पर दो बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि सी ए बी 52 डिग्री है, ए बी डी 47 है, सी ए डी और कोण सी बी डी मापों में अंतर क्या होगा। चलो एक चित्र बना लेते सुंदर सा, ये बढ़िया सा चित्र बन गया। यहाँ से देखो ए बी तुम्हारा व्यास हो गया और एक पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट हो गया डी, ठीक है। इसको देखो दो पैरामीटर भी हो सकते हैं, इसके दो पैरामीटर क्या हो सकते हैं, जैसे ए बी हो गया यहाँ से ए बी, ठीक है, और ये हो गया सी डी। कोई भी पॉइंट वृत्त पर दो पॉइंट सी और डी इस प्रकार है, ये नहीं बोला है, किसी भी और हो सकते हैं। तो यहाँ से मिलाते ये देखो सी ए बी, ये वाला कितना हो जाता है तुम्हारा 52, और यहाँ से मिलाते ए बी डी, देखो ए ये आ गया और बी तुम्हारा ये है, डी ये है, ये कितना हो गया तुम्हारा 47। अब यहाँ से देखो कौन सा पूछा गया है, सी ए डी, सी ए डी ये वाला इधर मिला दो, और सी बी डी, सी बी डी। तो ये देखो एक ही, देखो ये की जीवा पर बन रहे दोनों कोण, ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता, इनका डिफरेंस कितना आता 0, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, इसलिए इस साइड लिया गया है। तो यहाँ से देखो सी ए बी ये कितना है 52 डिग्री है, और ए बी डी कितना हो जाएगा तुम्हारा 47 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला देते, यही पूछा गया, क्या पूछा गया, एंगल सी ए डी माइनस का एंगल सी बी। तो देखो इन दोनों को मिला दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 52 होगा। तो 90 से 50 गया 40, 40 से 2 और कम कर दो 38 आ गया ये। इसी तरीके से ये 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 47 हो जाएगा, यानी कि 10 से 7 गया, 90 से 40 घटा दो कितना आएगा 50, 50 से 7 गया 43, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 3 2 5 5 4 9 95 हो गया। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 8 7 15 5 हाथ से लगाएंगे 4 4 8 85 हो गया। 90 और 85 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन को इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है। देखो 100 मान लिया, लाभ इतने का होता तो कितने में बेचना पड़ता है, 108.4 में। इसी की वैल्यू कितनी दी गई थी 59,620। हमें निकालनी किसकी, क्रय मूल्य की वैल्यू, यानी 100 की वैल्यू, यानी 5962/1084, 10 ऊपर पहुंच गया और मल्टीप्लाई 100 हो गया। 4 से पहले काट लो, तो देखो 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 चौकू 16, 3 बचा और 4 नेम 36 हो गया, 0 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ देखो बचा क्या है, 14,905 बटे 271 गुणे हो गया 1000। अब यहाँ से समझो, हमें यूनिट डिजिट 5 है, इसमें हम ऐसे नंबर से गुणा करना पड़ेगा जो ऊपर 5 मिल जाए। तो देखो 3 जीरो वाले कौन कौन से हैं ऑप्शन, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अगर मान लो इसमें 270 में गुणे 50 करते, 270 में 50 करते, डबल जीरो आता, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा, 3 हो गया, 5 2 नहीं 10 और 3 13, यानी कि इतने पर ही पहुंचते, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यानी कि 1490 पे नहीं पहुंचते। अगर मान लो देखो जब 50 वाला नहीं पहुंच रहा तो 45 वाला तो कैसे भी नहीं पहुंचेगा। समझ में आई बात, नहीं आई, समझ में आनी चाहिए ना। तो यानी कि ये तो एग्जैक्टली 50 था, यहाँ पर 55 था, यानी कि कुछ ना कुछ तो ज़्यादा जाएगा, तो ये 55 बार पूरा पूरा कटा होगा। तो इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। या तो देखो बिल्कुल ही फिक्स करना चाहे, जैसे 270 प्लस 1 करते और गुणा कर देते, नीचे में 50 मिल गया था। तो देखो इसमें किया था तो 13 5 डबल जीरो हो गया, प्लस करेंगे 50 तो 13 5 5 0 ये आएगा। तो ये ऊपर था, बिल्कुल नहीं था, हमें क्या 55 मिला था। तो समझ रहे हो ना बात को, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ बैठानी पड़ेगी, नहीं तो आंसर का निकालने में बहुत दिक्कत होगी। अगला सवाल करते हैं।
दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, L2 होगी। तो देखो दोनों ट्रेनें खुद की लंबाई को जोड़कर ही पार करेंगी। तो देखो एक ही दिशा में जा रही, चालें क्या होगी, घट जाएंगी। तो 90 से 80 गया, 10 हो गया। इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से। ये दिया था 3 मिनट में, सेकंड में चेंज कर लिया तो इतना हो गया। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो समस्या है ना। 230 L2 हो गया। बराबर करेंगे तो 3 गुणे 60 गुणे 10 गुणे 5/18 हो जाएगा। तो 6×18 ये कट गया, बचा कितना, 500। यानी L2 बराबर 500 माइनस 230। 500 से 200 गया, 300 बचा। 300 से 30 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 270 मीटर में आया है। अगला सवाल देखो, कोसेक ए बराबर सेक बी दिया है। जहां ए और बी न्यून करना है तो ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर जैसे मान लो कोसेक और सेक में कंफ्यूज होते तो चेंज कर लिया करो। तो जैसे 1/sin ए लिखा और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos बी लिख सकते हैं। यानी कि sin ए बराबर cos बी हो गया। समझना बात को। तो ये चीज हमें पता है कि cos बी है ना, तो cos बी को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो sin ए बराबर ये हो जाएगा, sin बराबर होगा sin 90 माइनस बी होगा। कंपेयर करेंगे तो a बराबर 90 माइनस बी हो गया। यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो AD कोण BAC का समद्विभाजक है। बहुत बढ़िया बात है। BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। BD की यानी कि ये लंबाई। देखो समद्विभाजक का तो रेशियो में पता है, 6/x-2 बराबर 2x माइनस 3/x हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं है? ये तो रेशियो सभी को पता है। अगर देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको, ऑप्शन से नहीं करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लंबा हो जाएगा, क्या फायदा, कुछ नहीं बनना। तो x-2 बराबर अगर 5 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ रखो 6/7 से 2 गया 5, यानी कि इधर भी आना चाहिए। 7 दूनी 14, 14 से 3 गया 11 हो जाएगा। 11/7 ये तो नहीं हो रहा, ये कैंसिल कर दो पहला। दूसरा देखो x-2 बराबर अगर 4 रखते हैं तो x बराबर 6 रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे 6/6 से 2 गया 4, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4 हमें आना चाहिए इस साइड भी। यानी कि यहाँ रखेंगे 6 दूनी 12, 12 से 3 गया 9 हो गया, बटे हो गया क्या 12 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा। तो 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, रेशियो मिल गया। हमारा आंसर भी कौन सा हो गया, चौथा हो गया। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो टाइम लगेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंचर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लगेगा। हमने सिंपल से बताया था कि अगर ए कोई काम 45 मिनट में करता है, बी कोई काम 90 मिनट में करता है, तो सेम काम दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो 45 गुणे 90 और इन दोनों का जोड़ कर दो, यानी कि 5 और 9 4 13 हो गया। समझ में आया? 15 3 45 हो गया, 15 9 में 135 हो गया, यानी कि 9 एकम 9 हो गया। आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। अगला सवाल देखो, हम लोगों को ये दिया गया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, sin स्क्वायर फाई माइनस का 3 sin फाई और प्लस का 2 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर फाई इस तरफ ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर फाई हो गया, माइनस का 3 साइन फाई हो गया, अब -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2 हो गया। 2 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 2 आ जाए और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखो यहाँ पर -2 और -1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दो -2 -1। इनके क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और साइन के कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं। भाग कर दिया तो साइन फाई की 2 वैल्यू आ गई। एक तो आ गई कितनी, 1, और एक यहाँ से आ गई 1/2। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये 90 की वैल्यू, यानी कि यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि हमें 90 डिग्री से छोटा चाहिए फाई। तो यहाँ से देखेंगे ये साइन 30 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये तो 30 दूनी 60 बन गया, ये 90 बन गया और ये 30 दूनी 60 बन गया। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, माइनस का साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। यहाँ से एलसीएम लेके 2√3 हो गया।
यहाँ से क्या बचा √3, यहाँ से माइनस का 2√3, यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो माइनस का √3 प्लस का 4 अपॉन 2√3, √3 का ऊपर नीचे कर देंगे क्या गुणा, तो ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 प्लस का 4√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और CD और व्यास AD है, आगे बढ़ाए जाने पर ABCD बिंदु P पर मिलती हैं। यदि DAP 27 डिग्री है, APD 35 डिग्री है, DVC का माप कितना होगा। देखो एक सर्किल बना दिया, यहाँ पर ये हो गया O। अब यहाँ देखो AD क्या है हमारा व्यास है, बिल्कुल सही बात है, AD व्यास बना दिया। अब यहाँ से देखो AB और CD आगे बढ़ रही, यानी कि AB ऐसे आगे बढ़ेगा और CD बढ़ेगा इधर आगे, ठीक है, ये D हो गया इधर आगे बढ़ेगा, यानी कि ये रेखाएं जो तो होंगी ना, जो जीवाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी। यहाँ पर CD होगा, ये CD ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये AB हो गया, ये CD हो गया, ये कहाँ पर मिल रही है, ये P पर मिल रही है। तो देखो APD कितना दिया है 35 और DAP ये दिया है तुमको कितना 27। हमको बताना DVC की वैल्यू, DB ये वाला, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से देखो इस लाइन को जैसे ही हमने मिलाया तुम्हें समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों होगा, वृत्त की जीवा से परिध पर बने, सेम जीवा से बात कर रहा हूँ, परिध पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो रहा है किसका, ट्रायंगल APD में, देखना APD में, तो ये एक्सटीरियर हो गया, यानी कि ये अगर मान लें अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 27 प्लस 35 हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 7 5 12, तो हाथ से लगाए 1 3 3 6, यानी कि ये कितना आ गया 62 आ गया। ये वाला कितना होगा 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस 62, 10 से 2 गया 8 बचा, 8 से 6 गया 2, 28 डिग्री आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें बोला है निम्न तालिका में 5 स्कूलों में लड़कियों का अनुपात दर्शाया गया है। स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितना % कम है। देखो हमने मान लिया टोटल की 100 थे, 100 थे ना, परसेंटेज में दिया यानी कि 100 से डिवाइड करते तो 1 आ जाता, यानी कि 1 की 1 वैल्यू है। तो देखो यहाँ से डी की बात करा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अब डी में देखो, डी में क्या 1:2 में है, यानी कि टोटल 3 हो गए, हमें लड़कियों की संख्या चाहिए, तो लड़कियां कितनी है डी में 1 है ना, तो गुणा कर दो 1। अब इसी तरीके से बी का देखते हैं, बी में कितना हो जाएगा 15, और बी में रेशियो क्या 2:3 है। बी में चाहिए क्या हमको, लड़के चाहिए, समझना 2:3 था ना, तो 5 हो जाएगा, टोटल ये 5 की वैल्यू है, तो लड़के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो यहाँ से 5 3 15 हो गया, 3 6 18 हो गया, तो अनुपात बना 6 और 3 3 9, यानी 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया। तो कितना कम है 1 कम है, किस पर 3 पर, गुणे हो गया 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि 33% आंसर हो गया। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में ABC से खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं के क्रमशः बिंदु DEF पर मिलते हैं। ADBECF बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। यदि EPD 110 है, कोण A कोण B के समद्विभाजक बिंदु Q पर मिलते हैं, तो AQB का माप क्या होगा। तो देखो एक बढ़िया सा बनाओ त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, यहाँ से ये A हो गया, ये B हो जाएगा, और इसको कर लो C। तो देखो इसके क्या हो रहा है लंब बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया तुम्हारा, और एक यहाँ से हो गया, और एक इधर हो जाएगा। इनके सबके नाम भी दे दो, AD था और BE था और CF था। ये कहाँ पर मिल रहे थे, P पर मिल रहे थे। EPD, E और PD, यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना है 110 डिग्री है, यहाँ पर 90 बन रहा है। और A और B के समद्विभाजक कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ठीक है, A और B के कोण समद्विभाजक मिल गए, समझ में आ गया बात। यानी कि हमसे पूछा गया ये कहाँ पर मिल रहे हैं, Q पर मिल रहे हैं, हमसे पूछा गया ये वाला AQB, एंगल AQB बराबर क्या होगा 90 प्लस एंगल C/2। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, सबको समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना बचा 70 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गई बात। यानी कि यहाँ पर रख देंगे 90 प्लस 70/2, ये कितना हो गया 35 हो गया, इनको जोड़ देंगे 5 और 9 3 12, 125 आंसर आ गया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 21 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, एक शिफ्ट बची हुई है शिफ्ट 3, इसके साथ मिलते हैं और इसको CGL 2021 को
समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर कुछ नया करेंगे जिससे आपको बहुत मजा आने वाला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।